आज हम बिहार के इतिहास के एक बहुत ही दर्दनाक पन्ने को देख रहे हैं। सिनारी नरसंहार। मार्च 1999 की ये घटना, ये उस दौर की सच्चाई का एक ऐसा चेहरा है जिसने मतलब बिहार के समाज और राजनीति पर बहुत गहरा असर डाला। बिल्कुल। हमारे पास इस घटना से जुड़े कई विवरण और तथ्य हैं जो उस रात की, उस खौफनाक रात की एक तस्वीर बनाते हैं। तो इन स्रोतों के जरिए हमारी कोशिश रहेगी कि हम न सिर्फ ये समझें कि इस सिनारी में हुआ क्या था, बल्कि ये भी कि मतलब किन हालात ने ऐसी घटना को जन्म दिया। ये एक संवेदनशील विषय है और देखिए, हमारा उद्देश्य तथ्यों को जितनी हो सके उतनी स्पष्टता से सामने रखना है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारा मकसद किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाना या कोई फैसला सुनाना नहीं है। हम तो बस जो जानकारी उपलब्ध है उसे एक साथ रखकर इस पूरी जटिल और दुखद घटना के अलग-अलग पहलू समझना चाह रहे हैं। जैसे कि क्या हुआ था, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, फिर वो कानूनी प्रक्रिया का क्या हुआ और समाज पर उसका असर क्या रहा है ना? ठीक है, तो चलिए इस गंभीर विषय की परतों को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी जानकारी से। ये सब कब और कहाँ हुआ? ये घटना है 18 मार्च 1999 की रात की। जगह थी सेनारी गांव। उस वक्त ये बिहार के गया जिले में पड़ता था। बाद में जब जिले दोबारा बने तो ये गांव अरवल जिले में आ गया। 18 मार्च 1999 की रात। हम्म। स्रोतों में जो विवरण है वो तो मतलब रोंगटे खड़े कर देते हैं। उस रात सिनारी में असल में हुआ क्या था? हाँ, जानकारी के मुताबिक उस रात को 8:30 बजे के करीब सेनारी गांव को 100 से ज्यादा हथियारबंद लोगों ने घेर लिया था। ये लोग वो प्रतिबंधित संगठन था ना, माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर यानी एमसीसी, उससे जुड़े थे। यहाँ ये भी बताना शायद जरूरी है कि यही एमसीसी बाद में जाकर सीपीआई माओवादी जैसे बड़े संगठन का हिस्सा बन गया। 100 से ज्यादा हथियारबंद लोग, ये तो काफी बड़ी तैयारी लगती है। क्या उनका कोई खास निशाना था? मतलब किसी विशेष समूह के खिलाफ था ये हमला? हाँ, जानकारी तो यही बताती है। हमलावरों का निशाना बिल्कुल साफ था, गांव के भूमिहार समुदाय के लोग। एमसीसी की जो विचारधारा थी, उसके हिसाब से वो इस समुदाय को अपना वर्ग शत्रु मानते थे। वर्ग शत्रु, ये शब्द, हाँ, उस दौर के नक्सली या कहें माओवादी बहसों में काफी सुना जाता था। इसका उनके लिए मतलब क्या था, खासकर उस समय के बिहार के संदर्भ में? देखिए, उस दौर का जो बिहार था ना, वहाँ जमीन का मालिकाना हक और सामाजिक दबदबा, ये सब जाति तनाव की बड़ी वजह थी। एमसीसी जैसे जो संगठन थे, उनमें ज्यादातर दलित और पिछड़ी जातियों के भूमिहीन मजदूर थे। तो वो लोग भूमिहार जैसे जो सवर्ण और जमीन वाले समुदाय थे, उनको एक तरह से सामंती व्यवस्था और शोषण का प्रतीक मानते थे। उनको लगता था कि ये वर्ग उनके रास्ते में रुकावट हैं, सामाजिक और आर्थिक तरक्की में। इसीलिए उन्हें वर्ग शत्रु कहा। ये एक तरह से उनकी हिंसा को वैचारिक जामा पहनाने का तरीका भी था। ये पृष्ठभूमि समझना वाकई जरूरी है। लेकिन उस रात उन्होंने सिनारी में किया क्या? विवरण बताते हैं कि हिंसा बहुत ही ज्यादा क्रूर थी। हाँ, वो तो है। घटना का जो तरीका था, वो बेहद नृशंस था। जो बातें सामने आई हैं, उनके अनुसार हमलावरों ने गांव घेरने के बाद ना, चुन चुनकर भूमिहार जाति के पुरुषों को उनके घरों से बाहर खींचा। महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया गया, लेकिन पुरुषों को जबरदस्ती इकट्ठा किया गया। कितने लोगों को इस तरह बाहर निकाला गया था और फिर उनके साथ क्या सुलूक हुआ? करीब 35 से 40 पुरुष। उन्हें बंधक बनाया और गांव के ही एक सामुदायिक भवन के पास ले गए। शायद वो मंदिर के पास था। और फिर वहां जो हुआ, वो तो सामूहिक हत्या का एक बहुत ही विभत्स उदाहरण है। किस तरह की हिंसा? उन्हें बहुत ही बर्बर तरीके से मारा गया। जो विवरण मिलते हैं, उनमें धारदार हथियारों का जिक्र है। चाकू, गंडासे, भाले। ऐसा लगता है कि गोलीबारी नहीं हुई, बल्कि मतलब शारीरिक क्रूरता की हद पार कर दी गई। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, शायद ये एक संदेश देने की कोशिश भी थी, डर पैदा करने का तरीका। ये सोचना भी मुश्किल है सच में। और स्रोतों में एक और दिल दहला देने वाली बात का जिक्र आता है। हाँ, और वो बात इस घटना को और भी ज्यादा अमानवीय बना देती है। कथित तौर पर ऐसा कहा जाता है कि गांव की महिलाओं और बच्चों को ये सब देखने के लिए मजबूर किया गया था। ओह। जी, उन्हें अपने ही घर के पुरुषों की हत्या का गवाह बनाया गया। इसका मनोवैज्ञानिक असर कितना भयानक पड़ा होगा, अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ऐसी भयावह घटनाएं एकदम से तो नहीं होती। आपने बताया कि ये 1999 की बात है और एमसीसी शामिल था। उस वक्त बिहार का माहौल कैसा था? क्या ये हिंसा किसी बड़े टकराव का हिस्सा थी? बिल्कुल। सेनारी नरसंहार कोई अकेली अलग थलग घटना नहीं थी। इसे समझने के लिए हमें 1990 के दशक के बिहार को देखना होगा। वो दौर भीषण जातीय संघर्षों का गवाह बन रहा था।
समाज मतलब जमीन, दबदबा और जाति की पहचान के नाम पर बुरी तरह बटा हुआ था और हिंसक टकराव बहुत आम थे। ये टकराव मुख्य रूप से किन समूहों के बीच था? जैसा हमने पहले भी बात की, एक तरफ तो एमसीसी जैसे वामपंथी उग्रवादी संगठन थे, इनमें दलित और पिछड़ी जातियों की भागीदारी ज्यादा थी, और दूसरी तरफ मुख्य रूप से भूमिहार समुदाय से जुड़ी एक ऊंची जाति की अपनी हथियारबंद सेना थी। रणवीर सेना। हाँ, रणवीर सेना। इन दोनों गुटों के बीच एक तरह का खूनी संघर्ष चल रहा था। दोनों तरफ से नरसंहार हो रहे थे। तो क्या सिनारे की घटना को इसी लड़ाई की एक कड़ी माना जा सकता है? क्या ये किसी बदले की कार्रवाई थी, जैसा कि अक्सर होता है ऐसे मामलों में? स्रोत तो इसी तरफ इशारा करते हैं। एमसीसी ने खुद इस हमले को रणवीर सेना के पहले किए गए नरसंहारों का बदला बताया था। जैसे वो लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार हुआ था दिसंबर 1997 में। हाँ। तो उसका बदला। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये एमसीसी का पक्ष या उनका दावा था, अपनी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये घटना बिहार में उस वक्त जो हिंसा और बदले का एक खतरनाक चक्र चल रहा था, उसी का एक और खूनी अध्याय थी। यानी एक नरसंहार के जवाब में दूसरा नरसंहार, ये तो कभी न खत्म होने वाला सिलसिला लगता है। हाँ, और ये सिलसिला बहुत ही विनाशकारी था। लक्ष्मणपुर बाथे, बथानी टोला, शंकर बिघा, म्यामपुर और फिर ये सिनारी, ये सिर्फ जगहों के नाम नहीं है, ये उस दौर की जातीय हिंसा की दर्दनाक यादें हैं, जहां बेगुनाह लोगों को सिर्फ उनकी जाति की वजह से मार दिया गया। राज एक तरह से इन जातीय सेनाओं और उग्रवादी गुटों के बीच पिस रहा था। इतनी बड़ी और दहला देने वाली घटना हुई, इसके बाद राज्य सरकार और कानून व्यवस्था की क्या प्रतिक्रिया रही? क्या दोषियों को पकड़ने और सजा दिलाने के लिए कुछ कदम उठाए गए? जाहिर है, सिनारी नरसंहार ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। नेशनल मीडिया में खबरें आईं, मानवाधिकार संगठनों ने आवाज उठाई, बिहार सरकार पर भारी दबाव बना। पीड़ितों के परिवारों ने और कई सामाजिक समूहों ने सीबीआई जांच की मांग भी की, ताकि निष्पक्ष जांच हो। लेकिन जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से राज्य सरकार ने ये मांग नहीं मानी। अच्छा, सीबीआई जांच नहीं हुई, तो फिर जांच कैसे आगे बढ़ी? राज्य पुलिस ने ही मामले की जांच की। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुकदमे की सुनवाई के लिए एक स्पेशल कोर्ट, मतलब ट्रायल कोर्ट बनाया गया। जांच और फिर वो कानूनी प्रक्रिया, वो काफी लंबी चली, जैसा कि भारत में अक्सर ऐसे मामलों में होता है। और आखिरकार इस लंबी प्रक्रिया का नतीजा क्या निकला? क्या किसी को सजा मिली इस भयानक अपराध के लिए? हाँ, शुरू में ऐसा लगा था कि न्याय हो रहा था। घटना के लगभग 17 साल बाद नवंबर 2016 में जहानाबाद की निचली अदालत ने अपना फैसला सुनाया। इस फैसले में 15 लोगों को दोषी पाया गया। इनमें से 10 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई और 3 लोगों को उम्र कैद। कुछ और लोग थे जिन्हें सबूतों की कमी में बरी कर दिया गया था। 10 को फांसी और 3 को उम्र कैद। ये तो निचली अदालत का काफी सख्त फैसला था, लेकिन जाहिर है मामला ऊपरी अदालत में गया होगा। बिल्कुल। जो दोषी ठहराए गए थे उन्होंने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में अपील की। मामले की सुनवाई फिर से हुई और यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया, मई 2021 में। कुछ स्रोत 2023 भी कहते हैं, पर ज्यादातर रिपोर्टिंग 2021 की है। खैर, पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। और हाईकोर्ट का फैसला क्या था? क्या सजाएं बरकरार रहीं? नहीं, पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पूरी तरह से पलट दिया। हाईकोर्ट ने उन सभी 13 दोषियों को बरी कर दिया जिन्हें निचली अदालत ने मौत की सजा या उम्र कैद दी थी। सभी बरी हो गए? क्यों? इसका आधार क्या बताया गया? इतने गंभीर मामले में ऐसा कैसे हुआ? हाईकोर्ट में अपने फैसले में मुख्य रूप से सबूतों की कमी का हवाला दिया। उनका कहना था कि जो अभियोजन पक्ष था यानी प्रोसिक्यूशन, वो अभियुक्तों के खिलाफ अपराध को संदेह से परे यानी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित नहीं कर पाया। फैसले में शायद गवाहों के बयानों में विरोधाभास, पहचान परेड में कमियां और ठोस फोरेंसिक सबूतों की कमी, इन सब बातों का जिक्र था। कानूनी नजरिए से देखें तो अगर सबूत काफी मजबूत ना हो तो शक का फायदा अभियुक्त को ही मिलता है। ये तो पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। 17 साल का इंतजार, फिर निचली अदालत से सजा और फिर हाईकोर्ट से सब बरी। न्याय की उम्मीद जैसे खत्म ही हो गई होगी। निश्चित रूप से इस फैसले ने कई सवाल खड़े किए और इसकी काफी आलोचना भी हुई। पीड़ितों के पक्ष ने बहुत निराशा जताई। बिहार सरकार ने कहा कि वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। लेकिन तथ्य यही है कि मई 2021-2023 तक इस मामले में कानूनी तौर पर कोई भी दोषी नहीं ठहराया गया था। इस पूरी घटना का मतलब नरसंहार का और फिर इतने सालों बाद इस कानूनी नतीजे का सेनारी गांव और बिहार के समाज पर क्या असर पड़ा है?
क्या ये सिर्फ एक भूली बिसरी घटना बनकर रह गई है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेनारी नरसंहार सिर्फ एक हिंसक घटना नहीं थी। ये बिहार के समाज और राजनीति पर एक गहरा जख्म छोड़ गई है। इसने उस वक्त राज्य में जो जातीय बंटवारा था, जो नफरत थी, जो वर्ग संघर्ष था, उसकी चरम और क्रूर तस्वीर सामने रखी। इसने ये भी दिखाया कि कैसे राजनीतिक और सामाजिक विफलताएं ऐसी त्रासदियों को जन्म दे सकती हैं। और क्या आज भी 2 दशक से ज्यादा बीत गए हैं, इसका असर महसूस होता है? हाँ, स्रोत और जो स्थानीय रिपोर्ट्स हैं वो यही बताती हैं कि असर आज भी मौजूद है। सेनारी गांव के लोगों के लिए और उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने उस दौर को जिया है या उसके बारे में सुना है, ये घटना एक ताजे घाव की तरह है। कानूनी फैसला जो चाहे जो भी रहा हो, लेकिन वो जो पीड़ा है, वो अन्याय का एहसास है, वो शायद कम नहीं हुआ है। ये घटना एक तरह से सामूहिक स्मृति का हिस्सा बन चुकी है। क्या गांव के लोग इसे किसी तरह याद करते हैं? कोई आयोजन वगैरह होता है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है। जानकारी के अनुसार सेनारी गांव में हर साल 18 मार्च को उस नरसंहार के पीड़ितों की याद में एक श्रद्धांजलि सभा रखी जाती है। ये दिखाता है कि समुदाय उस त्रासदी को भूला नहीं है और शायद न्याय और शांति की उनकी तलाश अभी भी जारी है। ये स्मृति को जिंदा रखने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की एक सामूहिक इच्छा का भी प्रतीक है। तो आज हमने बिहार के सेनारी गांव में 18 मार्च 1999 को हुए नरसंहार की इस दर्दनाक कहानी पर गौर किया। हमने देखा कि कैसे एमसीसी के हथियारबंद दस्ते ने भूमिहार समुदाय के 34 पुरुषों की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। और ये घटना 90 के दशक में बिहार में जो जातीय संघर्ष और हिंसा का माहौल था, उसके बीच हुई थी, जिसे एमसीसी ने रणवीर सेना की कार्रवाइयों का बदला बताया था। हालांकि ये उस हिंसा के दुष्चक्र का ही एक हिस्सा था। जी, हमने ये भी समझा कि इस मामले में न्याय का रास्ता कितना लंबा और पेचीदा रहा। निचली अदालत ने 13 लोगों को दोषी ठहराया, 10 को तो फांसी तक की सजा सुनाई, लेकिन फिर पटना हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए सभी को बरी कर दिया। ये घटना और इसका कानूनी नतीजा आज भी सेनारी और बिहार के लोगों की यादों में एक गहरे जख्म की तरह मौजूद है और हर साल श्रद्धांजलि सभा के जरिए इसे याद किया जाता है। यहाँ एक बहुत गंभीर सवाल उठता है जिस पर शायद हमें और समाज को सोचने की जरूरत है। जब ऐसी सामूहिक हिंसा होती है जो समुदायों के बीच इतनी गहरी खाई बना देती है और फिर दशकों लंबी कानूनी लड़ाई के बाद नतीजा ऐसा आता है, जैसे इस मामले में सभी का बरी हो जाना, तो इसका समाज की जो याददाश्त है, जो आपसी रिश्ते हैं और भविष्य में सुलह की जो संभावनाएं हैं, उन पर क्या असर पड़ता है? वो जो कानूनी न्याय और सामाजिक न्याय की अनुभूति के बीच एक फासला सा बन जाता है, उसे कैसे पाटा जा सकता है? और जो गहरे जख्म ऐसी घटनाएं छोड़ जाती हैं, उन्हें भरने के लिए सुलह की प्रक्रिया कैसे काम कर सकती है, खासकर तब जब यादें इतनी ताज़ा और दर्दनाक हों। ये सिर्फ अतीत का विश्लेषण नहीं है, ये भविष्य के लिए भी एक चुनौती है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया और ये सवाल सिर्फ सेनारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऐसी हर जगह के लिए अहम है जहां समाज ने इस तरह की हिंसा झेली है। आज की इस गहन और संवेदनशील चर्चा के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि इन तथ्यों और संदर्भों को सामने रखने से इस दुखद घटना और इसके व्यापक प्रभावों को